आज है दिन 13 अप्रैल 1919। पंजाब के शहर अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा है। ये लोग यहाँ बैसाखी का दिन मनाने के लिए जमा है और साथ ही यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए भी जमा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन शाम के 5:30 बजे ब्रिटिश आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल E.H. डायर अपने 50 फौजियों के साथ बाग में आता है। इन सब सोल्जर्स के हाथ में .303 अनफाइल्ड राइफल है। डायर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है पोजीशन संभालने के लिए, और पोजीशन में आते साथ ही सोल्जर्स भीड़ की तरफ अपनी गन्स पॉइंट कर लेते हैं। बाग में मौजूद लोग ये सब देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पर किसको अरेस्ट करने आए हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में डायर एक ऐसा ऑर्डर देने लगा है जिसकी वजह से ये दिन तारीख का एक स्याह दिन बनकर रह जाएगा। आखिर ये लोग यहाँ पर किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और क्या ऐसी वजह थी कि डायर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1900 शुरू होते साथ ही सब कॉन्टिनेंट में एक पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है। अंग्रेजों के खिलाफ हर जगह आवाज उठ रही थी, जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिलते। इसी टाइम के दरमियान में काफी इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सामने आए, अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते और इंडियंस के राइट्स के लिए गवर्नमेंट से लड़ते, गवर्नमेंट को चैलेंज करते। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडियंस पर जुल्म की वजह से लोगों के दिलों में अंग्रेजों की नफरत बढ़ती जा रही थी, और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट अब घबराने लगी थी। उनको इस बात का डर सताया जा रहा था कि इसी सब के चलते कहीं 1857 जैसा रिवॉल्ट दोबारा ना हो जाए, और अगर ऐसा रिवॉल्ट दोबारा हुआ तो अब की बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल बच नहीं पाएगा और उनको सब कॉन्टिनेंट छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि वो नहीं चाहते थे। इस सब से परेशान ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और लोगों को कंट्रोल करने के लिए तरीका ढूंढने लगती है, और फाइनली 21 मार्च 1913 को एक एक्ट पास करती है। इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट होता है। ये एक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की आज़ादी, बेसिक राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक खुला वार था। रॉलेट एक्ट पास होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो चाहे कर सकती थी, जैसा कि किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना किसी जज के ट्रायल के बगैर किसी को भी डिटेन किया जा सकता था। प्रेस और मीडिया पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दी, बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रेड किया जा सकता था। जैसे ही रॉलेट एक्ट पास होता है, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन 2 प्रोविंसेस ऐसे थे जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते थे। ये प्रोविंस थे पंजाब और बंगाल। सब पॉलिटिकल लीडर्स, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई। पंजाब में प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बढ़ते प्रोटेस्ट से परेशान थी। उन्होंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि रॉलेट एक्ट के पास होने के बाद इस कदर प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे, बल्कि उनको लग रहा था रॉलेट एक्ट पास होने के बाद लोगों में डर बैठ जाएगा, लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान थी। उनको बार बार ये डर सताया जा रहा था कि कहीं दोबारा से 1857 जैसा रिवॉल्ट दोबारा ना हो जाए। इसी बात को देखते हुए 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रहे 2 इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलियो और डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार कर लेती है। उनके अरेस्ट की खबर सुनते ही लोगों में गुस्सा और बढ़ जाता है और हालात और बिगड़ने लगते हैं। पुलिस और लोगों में बीच झड़पें होना शुरू हो जाती हैं और पुलिस यहाँ पे काफी सिविलियंस को गिरफ्तार करती है। पंजाब में सिचुएशन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और हालात बार बार रिवॉल्ट की तरफ जाने का इशारा कर रहे थे। इस सब को देखते हुए पंजाब प्रोविंस के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर पंजाब का कंट्रोल टेम्परेरी तौर पर ब्रिटिश आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल E.H. डायर को दे देते हैं। वही E.H. डायर जिसके बारे में आपने वीडियो के शुरू में सुना था। डायर आते साथ ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बैंक्स, बाकी इम्पोर्टेंट जगहों पर आर्मी की तादाद बढ़ा देता है। 13 अप्रैल की सुबह 9 बजे प्रोटेस्ट रोकने के लिए और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग जिनमें 4 से ज्यादा लोग मौजूद हों, उन पर पाबंदी लगा देता है। इसमें हर तरह की पब्लिक गैदरिंग, प्रोटेस्ट और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, लेकिन याद रहे ये ऑर्डर लोगों तक सही तरह पहुंचाया नहीं गया, यानी जिस तरह से अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी वैसे की नहीं गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलियो के अरेस्ट के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की प्लानिंग की जा रही थी। प्रोटेस्ट का दिन 13 अप्रैल का चुना जाता है। आज है दिन 13 अप्रैल का। पूरे पंजाब में
वैसाखी का दिन बनाया जा रहा है। वहीं अमृतसर में लोग वैसाखी के लिए जालियांवाला बाग में आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेयर्स करने के बाद बाग में प्रोटेस्ट के लिए जमा हो जाते हैं। वहीं दोपहर के 12:40 बजे डायर को लोकल इन्फॉर्मर से खबर मिलती है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा है, जिसके बाद डायर 1:30 बजे अपनी बेस पर वापस आता है और सोचने लगता है कि इस प्रोटेस्ट और मीटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। दोपहर तक बाग में हजारों लोग जमा हो चुके थे। इन लोगों में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब लोग शामिल थे। प्रोटेस्ट का टाइम शाम 4:30 बजे डिसाइडेड था। शाम तक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। हंटर कमीशन के मुताबिक क्राउड में तादाद लोगों की 10,000 से 20,000 के दरमियान में थी। जालियांवाला बाग का टोटल एरिया 6.7 एकड़ है और उस दिन सिर्फ एक एंट्रेंस ओपन थी, बाकी सारे गेट्स बंद थे और जो एक एंट्रेंस ओपन थी वो भी बहुत तंग थी, बहुत नैरो थी, यानी जैसा कि एक कॉरिडोर की तरह। बाग में अंदर आने का और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसी रास्ते से शाम को 5:30 बजे EH डायर अपने 50 सोल्जर्स के साथ बाग में दाखिल होता है। इन सब सोल्जर्स के हाथ में .303 अनफील्ड राइफल्स हैं और साथ इनके 2 आर्मर्ड कार्स भी हैं। लेकिन बाग की एंट्री तंग होने की वजह से वो अंदर आ नहीं पाती। डायर अपने सोल्जर्स को पोजीशन संभालने का ऑर्डर देता है। वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, डायर अब सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर दे देते। ऑर्डर मिलते ही डायर के सोल्जर्स लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। हर तरफ भाग दौड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि डायर एक ऐसा घिनौना जुर्म कर सकता है। बाग के अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसको डायर और उसके सोल्जर्स ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था और वो उसी एंट्रेंस के सामने खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। लोग पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। उनके पास कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं था। जालियांवाला बाग में एक वेल था, यानी कुआं। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जान न बच सकी। 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूअस फायरिंग की जाती है। डायर की हैवानियत का यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने सोल्जर्स को वहाँ पर फायर करने का ऑर्डर दे रहा था जहाँ पर लोग ज्यादा मौजूद थे। फायरिंग तब तक नहीं रोकी जाती जब तक कि उनकी बुलेट्स खत्म नहीं हो जाती। इस 10 मिनट में तकरीबन 1650 राउंड्स फायर किए गए। फायरिंग खत्म करने के बाद डायर अपने सोल्जर्स को लेकर लोगों को वहीं तड़पता छोड़कर अपने सोल्जर्स के साथ वापस चले जाता है। बाग का मंजर बहुत अफसोसनाक था। हर तरफ प्रोटेस्टर्स की डेड बॉडीज, लोग जख्मी होने की वजह से तड़प रहे थे, लेकिन डायर ने मुड़ के भी ना देखा। इसके बाद डायर अपनी बेस पर वापस आता है, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है, जैसा कि माइकल ओ डायर और माइल्स इरविन। ये लोग इसके एक्शंस पर इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय इसको सपोर्ट करते हैं। डायर इसके बाद कर्फ्यू का ऑर्डर दे देता है, जो कि रात के 8 बजे से शुरू होना था, यानी एक प्रॉपर लॉकडाउन। कोई भी शहर के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। और उसी दिन डायर एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें वो कहता है कि उसने सुना है कि 200 से 300 लोगों की डेथ हुई है, और वो ये भी लिखता है कि उसकी पार्टी ने 1650 राउंड्स फायर किए थे। बहुत सारे जख्मी लोगों की इस वजह से डेथ हुई कि हॉस्पिटल्स में इतने सारे लोगों को ट्रीटमेंट देने की जगह नहीं थी और कर्फ्यू की वजह से उनको इलाज के लिए कहीं बाहर लेके नहीं जा सकता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब पूरी कोशिश थी वो इस बात को जितना छुपा सकते हैं छुपाएं। मीडिया और प्रेस, जो कि ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, सिर्फ 200 लोगों की डेथ की खबर देते हैं। जैसे ही इस मैसेकर की खबर बाकी सब कॉन्टिनेंट के लोगों तक पहुंचती है, हर जगह दंगा फसाद होने लगता है। अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगने लगते हैं। खास तौर पर पंजाब के शहरों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखे जाते हैं, बहुत दंगा फसाद होती है। पुलिस और लोगों की झड़प में काफी लोगों की डेथ भी होती है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और लोगों की प्रेशर की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। ये जालियांवाला बाग के हादसे की इंक्वायरी के लिए बनाई जाती है। डायर ने हंटर कमीशन में ये बात क्लियर कर दी थी कि उसने ये सब क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो इंडियंस को पनिशमेंट देना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने उसका ऑर्डर नहीं माना था, और वो एक ऐसा लेसन देना चाहता था जिसके बाद कोई भी ब्रिटिशर से खिलाफ बगावत करने का न सोचे। इंडियन कांग्रेस हंटर कमीशन की इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसके बाद कांग्रेस अपनी खुद की कमेटी बनाती है और खुद इन्वेस्टिगेट करती है और अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक टोटल 1500 से 2000 के दरमियान लोग इफेक्ट हुए और उनमें से कम 1000 लोगों की डेथ हुई। क्योंकि ये बात इम्पॉसिबल थी कि 20,000 के क्राउड में अगर 1650 राउंड्स यानी 1650 राउंड फायर हों तो सिर्फ 200 लोगों की डेथ होना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। खैर, इसके बाद कोर्ट ट्रायल चले। डायर के खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद डायर को कोई बड़ी सजा का सामना नहीं करना पड़ा। उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और उसको रिटायरमेंट लेने पर फोर्स किया गया। जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो इंडियंस ब्रिटिश से लॉयल थे वो भी अब पीछे हटने लगे थे। उनको अंदाजा हो गया था कि ब्रिटिशर्स
इंडियंस के कभी भी नहीं हो सकते और वो सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिसके बाद डायर इंडिया छोड़कर चला गया। डायर वापस इंग्लैंड चले जाता है जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल बहुत सख्त बीमारी में गुजारता है और 1927 में उसकी डेथ हो जाती है।